हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो आपकी पीआर की जर्नी है वो आसान हो सकती है। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो के आखिर में एक छोटा सा बोनस भी है आपके टाइम एंड मनी दोनों को सेव करने में। तो अभी इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्लस टू के बाद पीआर कैसे हुई मेरी। पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरी पीआर है वो 2024 में हुई है, 2 ढाई महीने पहले हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई टीआर टू पीआर में मेरी पीआर हुई है। तो फिर जो मेरी पीआर हुई है वो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू हुई है। ये काफ़ी एक बढ़िया प्रोग्राम है, अगर इसमें आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर मिल सकता है एंड आप टाइम पे फाइल लगा सकते हो। तो अभी जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या पता होना चाहिए, मैंने जैसे कि थंबनेल के ऊपर लिखा है, तो न्यू कमर्स को इतना पता होना चाहिए कि अगर आप प्लस टू के बाद आ रहे हो, जो पॉइंट्स वाले प्रोग्राम होते हैं जिसमें पॉइंट्स का सिस्टम होता है वो आपके लिए इतनी बड़ी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट्स का सिस्टम होता है वो बिल्कुल कनाडा के वेदर के जैसा है। यू नेवर नो कि कब वो चेंज हो जाए। हो सकता है कि एकदम से पॉइंट्स ऊपर चले जाएं, हो सकता है कि कम हो जाए। वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशंस के ऊपर। अगर इमिग्रेशन के पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो डेफिनेटली उन एप्लीकेशंस को कम करने के लिए को जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में फाइल लगाने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो आपके लिए बड़ी ऑप्शन नहीं है। तो अभी इससे क्या हमें सीखने को मिला कि जो दूसरे प्रोग्राम्स है जिसमें पॉइंट्स का सिस्टम नहीं होता, वो हमारे लिए बड़ी ऑप्शन हो सकती है अगर उसमें हमारी फाइल लग जाए टाइम पे। अगर नहीं लग रही तो हो सकता है कि उस प्रोग्राम में आगे चेंजेस आ जाएं। तो जब मैं इंटेरियो में था, तो मैंने इंटेरियो की पीएनपी को टारगेट किया था, जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम होता है। उसमें मैंने अपनी पीएनपी लगाई। उसमें बेसिकली मुझे वेट करना था ड्रॉ का, कि कितने पॉइंट्स का वो कट ऑफ निकालेंगे। मेरे 70 के आसपास पॉइंट्स बन रहे थे। उस पॉइंट पे मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरा साल उस ड्रॉ के लिए वेट करूं एंड मेरे पॉइंट्स भी मैच ना हो, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने डिसीजन बनाया कि मैं कोई ऐसी पीएनपी को टारगेट करूंगा, कोई ऐसे प्रोग्राम को टारगेट करूंगा जिसमें कोई पॉइंट्स वगैरह की टेंशन ना हो। तो ऐसा करते करते भाई मैंने प्लान बना लिया कि मैं नोवा स्कोशिया मूव होता हूँ। बट नोवा स्कोशिया मूव होने से पहले मैंने सस्केचुअन के बारे में भी सोचा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों को मैं जानता था। बट मुझे बाद में फील हुआ कि सस्केचुअन मुझे उतनी बड़ी ऑप्शन नहीं लग रही जितनी नोवा स्कोशिया लग रही है। नोवा स्कोशिया में मैं किसी को नहीं जानता था। नोवा स्कोशिया मूव हुआ तो सबसे पहले मैंने पीएनपी को टारगेट किया, जो यहाँ का स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है। तो मुझे कोई एम्प्लॉयर मिल नहीं रहा था जल्दी। फिर मुझे एक एम्प्लॉयर मिला, उसके साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो जॉब लेटर देते थे, जॉब ऑफर नहीं देते थे जो मुझे चाहिए था, जिसकी वजह से वहाँ पे मेरी फाइल नहीं लग पाई। ऐसे करते करते बहुत कंपनी के साथ मैंने बात करी, बहुत लोग मना कर रहे थे मुझे जॉब ऑफर देने के लिए, जो NSP 200 फॉर्म होता है। तो फिर मैंने मन बनाया कि अभी एआईपी के बारे में सोचते हैं। तो फिर मैंने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर ढूंढने शुरू कर दिए। मुझे फाइनली मिल गया। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे लिए क्या हुई, फर्स्ट पे चेक पे मैं फाइल लगा सकता था। क्योंकि जो एआईपी का प्रोग्राम है, अगर अगर आप अटलांटिक प्रोविंसेस में आपने पढ़ाई नहीं करी, आप किसी और प्रोविंस से आ रहे हो या कहीं और से किसी और जगह से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो आउटसाइड नोवा स्कोशिया भी या आउटसाइड अटलांटिक प्रोविंसेस में भी हो सकता है। फिलहाल के लिए ये रूल है। तो फिर मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस था, सेम जॉब मुझे मिल गई, पहले पेचेक पे मेरी फाइल लग गई। तो फिर उससे क्या हुआ, मेरा टाइम सेव हो गया। तो मेरी 7-8 महीने में उसके बाद पीआर आ गई थी। तो बेसिकली आपकी पीआर हो सकती है अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो जो अभी ओपन है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। जैसे कि जो पीएनपी है उसमें उन्होंने पॉज लगा दिया उनके लिए जो फूड में एंड अकोमोडेशन सेक्टर में काम कर रहे थे। एंड उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जो एप्लीकेशंस है वो फील्ड के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे। अगर आपकी जॉब हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन में आती है देन उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये फैक्टर्स को आपको चेक करना पड़ेगा। बट इन फैक्टर्स को यूज़ करके आप ऐसे प्रोग्राम में फाइल लगा सकते हो जो ओपन है, जिसमें पॉइंट्स का सिस्टम नहीं है। बट अभी फिलहाल के लिए ये सब काम कर रहा है। आगे फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, कि अगर आप प्लस टू करके आ रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाओगे, उतने पॉइंट्स आपके नहीं बनेंगे। मेरे 410 के आसपास बन रहे थे। जब मैंने देखा कि कट ऑफ 500 का आ रहा है, देन उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि नहीं, ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं बना। एक और मैंने क्या ऑब्जर्व किया था जो मैंने बाकी लोगों में नहीं करा, कोई मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, कई बारी प्रेपरेशन पहले करने का फ़ायदा क्या होता है। जब मेरी स्टडी चल रही थी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था कि पीआर की क्या ऑप्शंस हैं। जो बाकी क्लासमेट थे वो बोलते थे कि इतना स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वर्क परमिट के बाद देखेंगे। बट मुझे उस पॉइंट पे फील हो गया था कि मैं भाई प्लस टू करके आया हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगेगी, मुझे कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करनी है। तो उस टाइम से ही मेरी प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो यहाँ से क्लियर है। पर मैंने प्लानिंग करी थी कि मैं ओंटारियो की पीएनपी को टारगेट करूंगा, वो मेरे लिए काम नहीं करी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नोवा स्कोशिया जाता हूँ। तो ये प्रोविंस मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, यहाँ पे मुझे काफ़ी जॉब्स मिली हैं। T20 मेरा इंटेक था विंटर, 2 साल का मेरा डिप्लोमा था सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का। मेरा कॉलेज उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, तो फील्ड जॉब में प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि कोविड के टाइम हम कॉलेज में नहीं गए। कोविड के टाइम तो साइट पे इतना काम नहीं किया। तो फिर ऐसे ही हमारा फील्ड टोटली चेंज हो गया।
बट आगे का जो प्लान है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं कि आपका वो बोनस क्या है, कि क्या बोनस की मैं बात कर रहा था। देखो, अगर आप किसी प्रोविंस में मूव हो रहे हो, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका एम्प्लॉयर, उससे कैसे बात करनी है। दूसरा, एम्प्लॉयर बात तब करेगा जब वो आपका रेज़्यूमे देखेगा। सो इट मीन्स आपका रेज़्यूमे बढ़िया होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि रेज़्यूमे बढ़ाना कैसे है। फिर उसके बाद जिस प्रोग्राम में आप फ़ाइल लगाने जा रहे हो, अगर आपको पता चल जाए कि दूसरे पर्सन की क्या गलती थी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा एप्लीकेशन में टाइम लग गया, या फिर वो पर्सन ने एप्लीकेशन में कौन से स्टेप्स को फ़ॉलो किया। अगर आप उन सभी चीज़ों को समझ लोगे, आपका टाइम, आपका पैसा काफ़ी सेव होगा। मैंने वो हर एक वीडियो डिटेल में बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि एएपी कैसे काम करता है, एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है, रेज़्यूमे कैसे बनाना है। बाकी मैंने पूरी जर्नी भी बनाई है कि जब मैं नोवा स्कोशिया मूव हुआ था डे 1 से, तो क्या मेरी पूरी जर्नी रही है। तो आपको लिटरली वो आपके सामने प्रूफ़ है कि मैं +2 करके कनाडा आया था एंड फिर मेरी 2024 में पीआर हुई है। बाकी इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम को आप टारगेट कर रहे हो, हर एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना ज़रूरी है। एंड एक गलती जो आप सभी करोगे, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, भी पॉसिबल है कि कुछ सालों बाद ये रूल्स चेंज हो जाए। तो वेबसाइट पे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो कनाडा की वेबसाइट पे जो लिखा है वही ज़्यादा ट्रू है। तो मेरा प्लान है कि मैं अटलांटिक इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है, जो फेडरल की फ़ाइल है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे समझाऊँ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। आज के टाइम में चाहे आप +2 करके आ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, पीआर सभी के लिए मुश्किल है। पीएनपी की गिनती ऑलमोस्ट इन्होंने 50% कम कर दी है। तो आपको काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप +2 करके आ रहे हो या ग्रेजुएशन करके, एक सही प्रोग्राम में आपको फ़ाइल टाइम पर लगानी है, ताकि उसमें कल को चेंजेस ना आएँ। तो ये फैक्टर को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। कि इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर शेयर करना। कोई आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।